अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। अगर आर्टिक ओशन पिघलना शुरू हो जाए गर्मी की हिद्दत की वजह से, तो हमारी दुनिया के सतह समंदर 70 मीटर ऊपर चली जाएगी। दुनिया के बड़े बड़े साहली शहर समंदर के नीचे आ जाएंगे और उसमें एक है कराची। कराची हमारे मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, लेकिन इसे ग्लोबल वार्मिंग और समंदरों के बढ़ते हुए लेवल से बहुत ज़्यादा ख़तरा है। मैं आपको यहाँ पर एक तस्वीर दिखा रहा हूँ और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गर्मी आर्टिक ओशन पर ट्रैप हो जाती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में जितनी तेज़ी से गर्मी बढ़ रही है, आर्टिक ओशन में उससे डबल रेट से, उससे दुगनी गर्मी बढ़ रही है और उसकी वजह से वो बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं। 2020 दुनिया की तारीख का दूसरा गर्म तरीन साल था और यही वजह है कि सतह समंदर आहिस्ता आहिस्ता बुलंद हो रही है। आर्कटिक ओशन के पिघलने की वजह से, इसकी बर्फ़ के पिघलने की वजह से इनके वॉल्यूम्स भी कम हो रहे हैं। यहाँ पर बहुत सी ऐसी स्टडीज़ हैं जिनके ग्राफ में आपको दिखा रहा हूँ, जो कि आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से आर्कटिक ओशन, जो कि नॉर्थ पोल के पास है, वहाँ पर बर्फ़ के वॉल्यूम, बर्फ़ के हुजम कम हो रहे हैं। अगर आप 1980 से लेकर 2016 के इस ग्राफ को देखें तो आपको महीनों के हिसाब से यह हुजम कम होते हुए नज़र आएंगे। इसका मतलब यह है कि हमारे समंदरों के लेवल ना सिर्फ बढ़ रहे हैं बल्कि बड़ी तेज़ी से ग्लेशियर्स कम हो रहे हैं। क्या ग्लेशियर सिर्फ आर्कटिक ओशन में ही कम हो रहे हैं? आर्कटिक ओशन के बाद दुनिया के दूसरे बड़े ग्लेशियर्स हमारे मुल्क में मौजूद हैं। ये को हिमालय के ग्लेशियर्स हैं। पाकिस्तान में 7000 ग्लेशियर्स मौजूद हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता पिघल रहे हैं। ये रफ्तार पिछली सदी में जितनी ज़्यादा थी, इस सदी में उससे 10 गुना ज़्यादा बढ़ गई। 40% ये ग्लेशियर्स जो कि पाकिस्तान के टेरिटरी में हैं, इलाके में हैं, पिघल चुके हैं और उसकी वजह से मुस्तकबिल में हम पानी की किल्लत का शिकार होने जा रहे हैं। तो क्या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हमें अपनानी नहीं चाहिए जो कि इन ग्लेशियर्स को पिघलने से रोके, उसकी रफ्तार को स्लो करें? दुनिया में इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है और उस रिसर्च में ये बात भी सामने आ रही है कि जहाँ पर ग्लेशियर्स पिघलते हैं उनके नीचे मौजूद मीथेन गैस बाहर निकलना शुरू हो जाती है। मीथेन गैस एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि ज़मीन की एटमॉस्फेयर में जब जाती है तो वहाँ गर्मी को, हीट को अपने अंदर ट्रैप कर लेती है। अब एक तो ग्लेशियर पिघल रहा है और उसके ऊपर मीथेन गैस है जो कि हीट को और ज़्यादा ट्रैप कर रही है, जिसकी वजह से टेम्परेचर और बढ़ रहा है। अब ग्लेशियर फिर तेज़ी से पिघलना शुरू हो जाएगा, फिर और मीथेन गैस निकलेगी। तो ये एक साइकिल है, एक विशियस साइकिल है जिसमें इस वक्त दुनिया फंस चुकी है। अगर हमने इस साइकिल को ना तोड़ा तो बहुत जल्द हमें पानी के रिजर्वायर से, ज़ख़ीरों से हाथ धोना पड़ेगा। इस मुश्किल में हमें आसानी देने आ रहे हैं बादल, क्योंकि ज़मीन पर जितनी भी रेडिएशन सूरज से आती है उनका 31% बादल रिफ्लेक्ट कर देते हैं। यानी वो ज़मीन तक पहुंचती नहीं है और वो बादलों से टकरा कर वो रेडिएशन और आसान ज़ुबान में रोशनी वापस चली जाती है स्पेस में। उसके अलावा 20% एटमॉस्फेयर में अब्जॉर्ब हो जाती है। एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं वो उसे अब्जॉर्ब कर लेती हैं और बाकी 49% रेडिएशन ज़मीन से टकराती है और इंफ्रारेड रेडिएशन में चेंज हो जाती है, यानी कि हीट प्रोड्यूस करती है। अगर हम इस 31% रेडिएशन को, जो कि बादल रिफ्लेक्ट कर देते हैं, इसको किसी तरीके से बढ़ा सकें, यानी कि बादलों की रिफ्लेक्टिविटी बढ़ा सकें कि बादल 31 की बजाय 35, 40, 50% सूरज से आने वाली रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर सकें, तो हमारी ज़मीन के टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएंगे। इस प्रोजेक्ट को मैरीन क्लाउड ब्राइटनेस प्रोजेक्ट कहा जाता है, जो कि अब दुनिया में बहुत जगहों पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। अगर आप एक बादल को रिफ्लेक्टिव बनाएंगे तो उसके नीचे मौजूद जो ज़मीन है उसका टेम्परेचर 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो सकता है। पिछली सदी में हमारी ज़मीन पर जो ग्लोबल वार्मिंग आई है उसके वजह से 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड हमारी ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ा है, जो कि आज आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है।
लेकिन अगर सिर्फ क्लाउड को ब्राइट करने से 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड हम टेम्परेचर उसके नीचे ज़मीन का कम कर देते हैं तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। सबसे पहले ये ख्याल आया कैसे? जब हमने सैटेलाइट से कुछ तस्वीर देखी जिनमें हमें नज़र आ रहा है कि जहाँ जहाँ से जहाज़ गुजरते हैं वहाँ पर बादल ज़्यादा रोशन हो जाते हैं। आपको यहाँ पर एग्जॉस्ट नज़र आ रहे हैं, जहाँ से जहाज़ गुजरते हैं उनके एग्जॉस्ट से मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स निकलते हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड और मुख्तलिफ सल्फेट एरोसोल्स निकलते हैं, और वहाँ पर बादलों की रिफ्लेक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, बादल नुमायाँ होना शुरू हो जाते हैं। यही चीज़ साइंसदानों को क्लिक कर गई और साइंसदानों ने सोचा कि हम क्यों नहीं बादलों को ज़्यादा ब्राइट कर सकते हैं, और उसके लिए अब हम बहुत सी रिसर्च कर रहे हैं। बादलों को रोशन करने के लिए हमें एरोसोल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको एरोसोल्स के बारे में बताता चलूं कि एरोसोल एक ऐसा टाइनी पार्टिकल है जो कि हवा में, एटमॉस्फेयर में मुअल्लक होता है और उसके गिर्द पानी का ड्रॉपलेट बनता है। बादलों की अगर बात की जाए तो एरोसोल एक सीड के तौर पर काम करता है। अगर एक बादल में ज़्यादा सीड होंगे तो उसके गिर्द जो पानी के ड्रॉपलेट्स होंगे वो छोटे छोटे बनेंगे। एरोसोल वॉल्केनिक डस्ट से भी आ सकते हैं, वो जो पार्टिकल्स की हम बात कर रहे हैं वो वॉल्केनिक डस्ट से भी आ सकते हैं, वो ज़मीन पर मट्टी और रेत से भी आ सकते हैं, और वो समंदर में मौजूद नमकियात से भी आ सकते हैं। जब बबल्स पड़ते हैं तो छोटे छोटे पार्टिकल्स, नमक के पार्टिकल्स, सॉल्ट्स के पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। तो अगर हमने एक बादल की रिफ्लेक्टिविटी बढ़ानी है तो उसके कई तरीके हैं। एक तो यह कि उसकी विड्थ बढ़ा दी जाए, दूसरा तरीका यह है कि उसके अंदर मौजूद पानी का कंटेंट बढ़ा दिया जाए, पानी के कतरे का कंटेंट बढ़ा दिया जाए। इसका यह मतलब नहीं है कि पानी के कतरों का साइज बड़ा किया जाए, बल्कि हमें अब रिसर्च ये बताती है कि जिस बादल में पानी के कतरे छोटे होते हैं, क्रिस्टल्स छोटे होते हैं, वो ज़्यादा रिफ्लेक्टिव होता है। तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा सीड्स उस क्लाउड के अंदर लेके आने हैं ताकि उन सीड्स के गिर्द छोटे छोटे कतरे बन सके, क्योंकि अगर सीड कम होंगे तो पानी के कतरे बड़े बनना शुरू हो जाएंगे कंडेंसेशन की वजह से। लेकिन अगर सीड्स बहुत ज़्यादा होंगे तो वहाँ पर पानी के कतरे बहुत छोटे बनेंगे और वो क्लाउड बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टिव होगा। अब सीड्स किस तरीके से बादलों तक लेकर जाया जा सकता है, इसके लिए हमें मदद देने वाली है पोल्यूशन। ज़मीन पर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होती है और पोल्यूशन की वजह से ये सीड्स हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं और इसके गिर्द बादलों के ड्रॉपलेट्स बनना शुरू हो जाते हैं। जब एक जहाज़ कहीं से गुजर के जाता है तो उसके एग्जॉस्ट में भी ये सीड्स मौजूद होते हैं और उनके गिर्द बादल रिफ्लेक्ट ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब हम समंदर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा साफ़ होता है, एटमॉस्फेयर बहुत साफ़ होती है, इसलिए वहाँ पर हमें ये सीड्स नहीं मिलते, वहाँ पर हमें ये न्यूक्लियाई नहीं मिलते, इसे न्यूक्लियाई भी कहते हैं। तो इस वजह से वहाँ के बादल ज़्यादा रिफ्लेक्टिव नहीं होते। तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि समंदरों के अंदर भी बादल रिफ्लेक्टिव हों, क्योंकि समंदर बहुत वास्ट एरिया ज़मीन का लेते हैं। इसलिए अगर वहाँ पर ऐसे बादल आ जाएं जो कि रिफ्लेक्टिव हैं और वो समंदर पर पड़ने वाली धूप को कम कर दें तो उससे हमें बहुत सारे फ़ायदे मिल सकते हैं, जिस पर मैं आगे बात करने भी जा रहा हूँ। मैं आपको यहाँ पर दो जार्स दिखा रहा हूँ। दोनों जार्स में एक जैसी गेंदें हैं जो कि ग्लास की बनी हुई हैं, लेकिन एक जार में ये गेंदें बड़े साइज़ की हैं और यहाँ पर आपको उसका रंग सिल्वर कलर का नज़र आ रहा है। लेकिन जब इन गेंदों को या इन ड्रॉपलेट्स को, सॉलिड ड्रॉपलेट्स को हम छोटा करेंगे तो आप इनके रंग को सफ़ेद की तरफ जाते हुए देखेंगे। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे हम ड्रॉपलेट्स को छोटा करेंगे रिफ्लेक्टिविटी ज़्यादा बढ़ेगी और हमारे बादल भी ज़्यादा सफ़ेद होते जाएंगे। इस चीज़ पर बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ रिसर्च कर रही हैं और इस पूरे प्रोजेक्ट को मरीन क्लाउड ब्राइटनेस प्रोजेक्ट कहा जाता है। आप इंटरनेट पर इसे सर्च भी कर सकते हैं और इसके लिए बड़ा सिंपल तरीका इस्तेमाल किया गया है। हमें किसी न किसी तरीके से एरोसोल्स को एटमॉस्फेयर में लेके जाना है और हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर हम समंदरों के ऊपर के एटमॉस्फेयर के बादलों को ब्राइट करें, और उसके लिए हम लेके जा रहे हैं समंदरों में मुख्तलिफ़ किस्म के ऑटोमाइज़र। मैं आपको यहाँ पर एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये हाइड्रोफॉयल स्प्रे की बेसिस पर टेक्नोलॉजी डिज़ाइन की जा रही है, बिल्कुल ऐसे जैसे घर में इस्त्री करने के लिए हम स्प्रे बॉटल्स रखते हैं या ग्लिंट रखते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से ऑटोमाइजिंग बॉटल्स और ऑटोमाइजिंग चिमनीज़ लगाई जाती हैं मुख्तलिफ़ बेरी बेड़ों पर। समंदर का पानी जो कि नमकीन है, जिसमें सॉल्ट के
पार्टिकल्स हैं, बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं, उसे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में बनाकर स्प्रे किया जाता है। ऐसे बहुत से जहाज समुद्र में दौड़ाए जाते हैं, तैरते रहते हैं और स्प्रे करते रहते हैं। अब वो पार्टिकल्स आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाते हैं और बादलों को वाइट करना शुरू कर देते हैं। एक्सपेरिमेंट्स बहुत ज़्यादा किए जा रहे हैं और 2020 में पहली मर्तबा ये टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रेलिया में इस्तेमाल भी की गई। इस तरीके से हम ज़मीन पर पड़ने वाली धूप को कम कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये टेक्नोलॉजी हम उन इलाकों में इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पर दूर दूर तक समंदर नहीं है। मसलन हमारे हिमालय के ग्लेशियर्स, क्या क्लाउड ब्राइटिंग प्रोजेक्ट को वहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है? और क्या हम समुद्रों के ज़रिए उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसके अलावा भी हमें इस टेक्नोलॉजी को किसी तरीके से वहाँ पर लाना पड़ेगा? अगर हमने अपनी ज़मीन को इंजीनियर करना है, अगर हमने अपनी ज़मीन को बेहतर करना है, किसी भी प्लेनेट को इंजीनियर करना है, तो हमें पता होना चाहिए कि किन पैरामीटर्स को हमने बेहतर करना है, इम्प्रूव करना है। और अगर हम उन पैरामीटर्स के बारे में जानते ही नहीं हैं तो हम ज़मीन की इंजीनियरिंग क्या करेंगे? ग्लोबल वार्मिंग की बात करें और अपने गर्म होते हुए स्यारे की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे स्यारे को आहिस्ता आहिस्ता गर्म कर रही है। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि सूरज की तपश को अपने अंदर घेर लेती है, ट्रैप कर लेती है, और उसकी वजह से ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता गर्म होती है। इसीलिए साइंसदानों ने एक सैटेलाइट जिसे ऑर्बिटिंग कार्बन ऑब्जर्वेटरी 2 कहा जाता है, OCO2 कहा जाता है, उसे 2014 में स्पेस में लॉन्च किया ताकि वो जाकर ज़मीन के कार्बन सिग्नेचर के बारे में, कार्बन डाइऑक्साइड के सिग्नेचर के बारे में हमें बताएं। इस मिशन की पहली सैटेलाइट 2009 में लॉन्च की गई, लेकिन वो लॉन्च के दौरान ही तबाह हो गई और उसके बाद हमने 2014 में इसे दोबारा लॉन्च किया, जो कि आज तक काम कर रही है। और इस सैटेलाइट की बेसिस पर हम अपनी ज़मीन का एक कार्बन सिग्नेचर बनाना चाहते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि किस जगह पर कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन ज़्यादा है, कंसंट्रेशन कैसी है हमारे एटमॉस्फेयर में, और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के क्या मॉडल्स हैं। इसलिए इस सैटेलाइट से हम मुस्तकिल डेटा ले रहे हैं। जब सूरज की रोशनी ज़मीन की तरफ आती है तो वो ज़मीन से टकराती है और ज़मीन से टकराकर वो वापस जाती है। अब ज़मीन के एटमॉस्फेयर में मौजूद मुख्तलिफ गैसेस इस सूरज की रोशनी की कुछ वेवलेंथ्स को अपने पास कैप्चर कर लेती हैं, चुरा लेती हैं। हर गैस का अपना सिग्नेचर है, अपना स्पेक्ट्रम है। तो हम उन वेवलेंथ से, जब ये सूरज की रोशनी ज़मीन पर आके टकराती है और वापस जाती है, तो सैटेलाइट उसे रिसीव करती है। सैटेलाइट पर एक स्पेक्ट्रोमीटर लगा हुआ है जो कि बची हुई रोशनी जो कि उस तक पहुंच रही होती है उसे कैप्चर करती है, और फिर वो ये देखती है कि इस कैप्चर शुदा रोशनी में कौन कौन सी वेवलेंथ्स नहीं हैं, और उन वेवलेंथ्स के ना होने की बेसिस पर वो इस चीज़ का तखमीना लगाती है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मौजूद है इस एटमॉस्फेयर में, इस एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कितनी मौजूद है, मीथेन कितनी मौजूद है, वो तमाम ग्रीन हाउस गैसेस जो कि ज़मीन पर मौजूद हैं उनकी कंसंट्रेशन क्या है। उसके अलावा ये सैटेलाइट ग्लोबल कार्बन साइकिल को भी स्टडी करेगी। 2014 में ये लॉन्च की गई और इसने 50 साल तक कार्बन डाइऑक्साइड के सिग्नेचर्स को और ग्लोबल कार्बन साइकिल को स्टडी करना है, और फिर इसने बताना है कि कब कार्बन के सिग्नेचर्स कम हो रहे हैं और किस तरीके से कार्बन के सिग्नेचर्स ज़्यादा हो रहे हैं। अब आपका सवाल ये होगा कि ग्लोबल कार्बन साइकिल है क्या? बिल्कुल वैसे ही जैसे एक वाटर का साइकिल है, इसी तरीके से हमारी ज़मीन का कार्बन साइकिल भी है। अगर वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो तो ज़मीन पर एक क़यामत आ सकती है। इसी तरीके से कार्बन साइकिल डिस्टर्ब होने से भी ज़मीन बहुत मुश्किलात का शिकार हो सकती है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। उस वक्त की जब हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं की थी, उस वक्त कार्बन जंगलात के जलने की वजह से एटमॉस्फेयर में जाती थी। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्रोड्यूस हो रही है? किसी जंगल को आग लग गई और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई और वो एटमॉस्फेयर में चली गई। तो ज़मीन से कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जा रही है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड जमा होती जा रही है, और फिर समंदर और दरख्त कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा खींचते हैं
आप जानते हैं कि दरख्त कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और उससे कार्बोहाइड्रेट्स और अपने फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के ज़रिए। तो प्लांट्स को और दरख्तों को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, और इसी तरीके से समंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। और फिर जब ये दरख्त जलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा जाती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का एक साइकिल है, वो एटमॉस्फेयर में जाती है, एटमॉस्फेयर में कुछ कार्बन डाइऑक्साइड वहीं पर रहती है, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स ले लेते हैं और समंदर ले लेते हैं, और फिर इनके ज़रिए दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा एटमॉस्फेयर में जाती है। अब आए हज़रत इंसान ज़मीन पर, और उन्होंने ज़मीन के अंदर मौजूद कार्बन के फ्यूल्स, जिनको हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है, जिसमें गैस और तेल मौजूद हैं, उनको धड़ाधड़ चलाना शुरू कर दिया और एनर्जी हासिल करना शुरू कर दी, पावर हासिल करना शुरू कर दी और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाया। लेकिन जब उन्होंने हाइड्रोकार्बन्स को जलाना शुरू किया तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा एटमॉस्फेयर में जाना शुरू हुई। ज़्यादा एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के ज़ख़ीरे बन रहे थे। प्लांट्स को उन्होंने काटना शुरू कर दिया, दरख्तों को काटना शुरू कर दिया। तो जो चीज़ें कार्बन डाइऑक्साइड का साइकिल पूरा कर रही थी और उनको ज़मीन पर वापस लेके आ रही थी, वो तो हमने ख़त्म कर दिया आहिस्ता आहिस्ता। और जो चीज़ें कार्बन डाइऑक्साइड को वापस भेज रही थी, उनको हमने और ज़्यादा बढ़ाना शुरू किया। तो नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड आहिस्ता आहिस्ता हमारी एटमॉस्फेयर में जमा होती गई और ज़मीन के टेम्परेचर्स बढ़ते गए, ग्लोबल वार्मिंग शुरू हो गई। इससे हमारा ग्लोबल कार्बन साइकिल डिस्टर्ब हुआ, इम्बैलेंस हो गया इस वक्त, जिसकी वजह से हमारी ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता तबाही की तरफ जा रही है। ये सैटेलाइट सोलर इंड्यूस फ्लोरेंस को भी मॉनिटर करेगी। जब सूरज की रोशनी पौधों पर पड़ती है, उनके पत्तों पर पड़ती है, तो वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और फोटोसिंथेसिस के दौरान, यानी जब वो अपनी खुराक बनाते हैं, वो फ्लोरेसेंस लाइट एमिट करते हैं। ये लाइट अमूमन बहुत कम इंटेंसिटी की होती है, येलोश होती है और रेडिश भी होती है। लेकिन इस लाइट की खसूसियत यह है कि इसको सैटेलाइट का स्पेक्ट्रोमीटर डिटेक्ट कर सकता है। तो हम देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ ये फ्लोरेसेंस लाइट प्रोड्यूस हो रही है, कहाँ कहाँ ये लाइट जो पौधे वापस दे रहे हैं मौजूद है, और सैटेलाइट एक पूरा मैप बना सकती है ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा लगा कर कि कहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है और कहाँ पर ग्रीनरी मौजूद नहीं है। इसे हम सोलर इंड्यूस फ्लोरेसेंस कहते हैं। और इसके साथ साथ हम ये एस्टिमेट भी लगा सकते हैं कि कहाँ पर किस किस्म की क्रॉप मौजूद है, क्योंकि हर क्रॉप, हर फ्रूट का दरख्त कुछ निस्बतन डिफरेंट वेवलेंथ्स दे रहा होता है। तो हम पूरी ज़मीन को मैप भी कर सकते हैं और उसकी ग्रीनरी को भी मैप कर सकते हैं। ये सैटेलाइट हेक्सागोनल शेप सिलेंडर है, एक सिलेंडर है जो कि हेक्सागोनल शेप का है और बहुत बड़ा सिलेंडर नहीं है। इस पर आपको नज़र आ रहा है तस्वीर में कि हमारे पास सोलर माउंटेड एरेज भी लगी हुई हैं जो कि सूरज से रोशनी ले रही हैं और एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर रही हैं। और उसके साथ साथ इस पर बहुत से इंस्ट्रूमेंट हैं जिसमें ख़ासकर स्पेक्ट्रोमीटर्स हैं जो कि रोशनी को हासिल करते हैं और उससे हमें मुख्तलिफ डाटा एनालाइज करके देते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सैटेलाइट ऑक्सीजन को भी मॉनिटर करती है, और उसकी वजह यह है कि जब हम रिफ्लेक्टेड रोशनी ले रहे होते हैं जो कि ज़मीन से रिफ्लेक्ट होकर इस सैटेलाइट तक पहुंच रही होती है, तो उसके बीच में बहुत से क्लाउड्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, एरोसोल्स होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि रोशनी को स्कैटर कर देती हैं। तो अब हमारे पास जो रोशनी पहुंचती है, हम किस तरीके से जानेंगे कि क्या ये रोशनी एब्जॉर्ब की गई है या ये रोशनी स्कैटर की गई है? CO2 के बारे में हम अच्छा अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन हम ये जानते हैं कि CO2 तो हर जगह पर मुख्तलिफ हो सकती है कंसनट्रेशन की, लेकिन ऑक्सीजन हमारी ज़मीन पर तकरीबन यूनिफॉर्म कंसनट्रेशन के साथ मौजूद है, एक ही जैसी है। तो हम ऑक्सीजन को भी, वो स्पेक्ट्रम, वो वेवलेंथ जो ऑक्सीजन अपने पास रखती है, उसको भी मॉनिटर करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि अगर ऑक्सीजन कांस्टेंट वैल्यू से नीचे जाती है तो हम समझ जाते हैं कि यहाँ पर ज़रूर बादल होंगे, या यहाँ पर कोई माउंटेन्स ऐसी होंगी, या यहाँ पर डस्ट पार्टिकल ऐसे होंगे जिसकी वजह से हमें वैल्यू नीचे मिल रही है। तो जो CO2 की वैल्यू है वो भी प्रॉपर नहीं है, तो उस तरीके से हम उसको स्केल कर लेते हैं। तो जो ऑक्सीजन के जो कंसंट्रेशन है उसको एज अ कांस्टेंट लिया जाता है इस सैटेलाइट की कैलकुलेशन में। जब ये सैटेलाइट 2014 में हमने इसे स्पेस में भेजा तो इसके बाद इसने बहुत से मैप्स देने शुरू कर दिए। 2015 का मैप मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पर ज़मीन पर आपको नज़र आएगा कि रेड कलर के वो इलाके हैं जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। और अगर आप कंसंट्रेशन को देखें तो ये तकरीबन 405 ppm है।
आज ज़मीन की इन जगहों पर कंसंट्रेशन 412 ppm तक पहुंच चुकी है। पाकिस्तान भी इनका एक हिस्सा है, यानी पाकिस्तान वो मुल्क है जो बहुत ज़्यादा CO2 तो नहीं प्रोड्यूस कर रहा है क्योंकि हम इंडस्ट्री में बहुत पीछे हैं, लेकिन हम उस इलाके में हैं जहां पर CO2 की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि हम जो इनहेल कर रहे हैं गैस, उसमें CO2 बहुत ज़्यादा मौजूद है, जो कि इंसानी बॉडी पर डिफरेंट इफेक्ट डालती है, जिस पर मैं पूरी वीडियो बना चुका हूँ। OCO2 ने हमें यह भी बताया कि पेंडेमिक के दौरान, कोरोना वायरस की, कोविड-19 की पेंडेमिक के दौरान 2020 में फरवरी से लेकर मई तक एक ऐसा टाइम आया था जिसमें ज़मीन पर कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस 3 से 13% तक कम चली गई थी, और बहुत अरसे के बाद पहली मर्तबा कार्बन डाइऑक्साइड के ग्राफ में एक डिप आई थी, कम हुआ था, क्योंकि हम गाड़ियों को नहीं चला रहे थे, व्हीकल्स को और ट्रांसपोर्टेशन को बहुत कम कर दिया गया था, महदूद कर दिया गया था। हमें अभी भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस सैटेलाइट के ज़रिए जाननी है। मसलन एक स्टडी ये कहती है कि जूं एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है, उसी तरीके से जो कंसंट्रेशन, जो कार्बन डाइऑक्साइड नीचे आ रही है ज़मीन पर, पौधे ले रहे हैं या समंदर ले रहे हैं, उनकी अमाउंट भी निस्बतन बढ़ गई है। गोया कि वो इतनी नहीं बढ़ी कि वो बैलेंस हो सके, लेकिन बढ़ गई है, पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पौधे क्यों कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा ले रहे हैं, और अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा ले रहे हैं तो वो उसे कहाँ डंप कर रहे हैं, उसे कहाँ ज़ख़ीरा कर रहे हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें बहुत देर हो जाए ये पता चलाने में कि वो कार्बन डाइऑक्साइड किस जगह पर महफूज की जा रही है, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि ज़मीन के अंदर मुख्तलिफ रॉक्स में भी कार्बन डाइऑक्साइड महफूज हो रही है। आज का इंसान बहुत परेशान है, और उसकी वजह ज़मीन के बढ़ते हुए दर्जा हरारत है। ज़मीन में मुख्तलिफ ऐसी गैसेस जमा हो रही हैं जो कि ज़मीन की एटमॉस्फेयर को, आबो हवा को गर्म कर रही हैं। उनमें से जो सरफ़हरिस्त गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। इन गैसेस को ग्रीन हाउस गैसेस भी कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुदरत ने एक ऐसी मशीन बनाई है जो कि इस कार्बन डाइऑक्साइड को जज्ब करके अपने अंदर महफूज कर लेती है। ये मशीनें हमें हर जगह नज़र आती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दरख्तों की। दरख्त कुदरत की एक ऐसी मशीन है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर महफूज कर लेते हैं। तो जब दरख्त फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, तो अपने अंदर कार्बन को स्टोर करते हैं। कार्बन मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, दरख्तों में भी है। हमारी दुनिया का 45% कार्बन इस वक्त दरख्तों की शक्ल में मौजूद है। बहुत बड़ा रिजर्वायर है जो कि दरख्तों की शक्ल में हमारे पास मौजूद है। मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स यहाँ पर देना चाहता हूँ कि एक आम दरख्त एवरेज साल के 167 kg CO2 अब्जॉर्ब करता है। अगर आप 6 बड़े दरख्त लगाएं तो वो साल का 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम एक साल में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड हवा में फेंक रहे हैं? मैं आपको नंबर्स दे रहा हूं 2019 के, जब कोविड था, जब ऑलरेडी हमारी ट्रांसपोर्ट बहुत कम थी। उस साल हमने 43 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में फेंकी। ये वो साल था जब कोविड था। तो आप देख सकते हैं कि 6 बड़े दरख्त, बड़े तनों वाले दरख्त एक साल में 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और हम एक ऐसे साल में जबकि ट्रांसपोर्ट तकरीबन ना होने के बराबर थी, 43 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड हवा में फेंक रहे हैं। तो कितना ज़्यादा इम्बैलेंस है कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करने का और उसे एब्जॉर्ब करने का। यहाँ पर यह भी बता दूँ कि मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्त मुख्तलिफ़ कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी को एब्जॉर्ब करते हैं। तो अगर आपने दरख्त लगाने हैं तो ये ज़रूर आपके जहन में होना चाहिए कि वो दरख्त लगाएं जो कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर सके और ज़मीन की हिद्दत को, गर्मी को कम कर सके। ज़मीन का ज़्यादातर हिस्सा पानियों पर मुश्तमिल है, समंदरों पर मुश्तमिल है। इसका मतलब यह है कि ज़मीन पर तो हम ऐसे दरख्त लगा लेंगे, लेकिन वो सारे साहिल जो कि नमकीन पानी
पर मौजूद हैं, सॉल्टी वाटर पर मौजूद हैं, उन पर कौन से दरख्त लगाए जाएं? क्योंकि नमक या नमकीन पानी में तो कोई दरख्त ज़िंदा नहीं रहता। मैं आपको लेकर चलता हूँ एक ख़ास किस्म के दरख्त की तरफ जिसे मैंग्रोव कहा जाता है। मैंने पहली मर्तबा इसका नाम चंद सालों पहले एक अख़बार में पढ़ा जब यह ख़बर आई कि पाकिस्तान अपने साहली इलाकों में मैंग्रोव के दरख्त लगा रहा है, और मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये कौन सी किस्म है दरख्त की जो पाकिस्तान इतनी तेज़ी से लगा रहा है। और जब मैंने इसको स्टडी किया तो मुझे पता चला कि कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर हम फ्यूचर का सोच रहे हैं, क्योंकि मैंग्रोव एक ऐसा सॉल्ट वाटर का दरख्त है जो कि नमकीन पानी में ग्रो कर सकता है। और शायद कई जगहों पर ये लिखा हुआ कि ये वाहिद दरख्त है। इसकी मैं पूरी तहकीक नहीं कर सका कि ये क्या वाहिद दरख्त है जो कि सॉल्टी वाटर में बड़ा हो सकता है, लेकिन ये वो दरख्त है जो कि रेन फॉरेस्ट, जिस तरह ब्राज़ील में बड़े बड़े जंगलात हैं, रेन फॉरेस्ट है, उनके बड़े बड़े दरख्त हैं ऊंचे लंबे, उनके मुकाबले में 4 रेन फॉरेस्ट दरख्त हों, वो जितनी कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे एक मैंग्रोव का छोटा सा नॉर्मल हाइट का दरख्त उतनी कार्बन डाइऑक्साइड हवा से जज्ब कर लेगा। तो आप इसकी ताकत देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ताकत इसमें मौजूद है। इस वक्त हमारी दुनिया में 6.4 बिलियन टन ऑफ कार्बन इन मैंग्रोव्स के फॉरेस्ट में कैद हुई है, मौजूद है। 6.4 बिलियन अरब टन कार्बन इन मैंग्रोव्स के दरख्त में मौजूद है। और जब हमने मैंग्रोव्स को काटना शुरू किया, क्योंकि आपको पता है कि इंसान ने जंगलात की तबाही बोली हुई है इस वक्त, तो 2000 से लेकर 2015 तक हम 122 मिलियन टन ऑफ कार्बन हवा में खारिज कर चुके हैं इन मैंग्रोव्स को काट कर। किस तरीके से, वो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। मैं आपको इस वक्त एक नक्शा दिखा रहा हूँ, ये दुनिया का नक्शा, और आप देख सकते हैं जहाँ पर आपको ग्रीन रंग नज़र आ रहा है साहिलों पर, यहाँ पर मैंग्रोव्स के फॉरेस्ट मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान के साहली इलाके में भी आपको मैंग्रोव्स के दरख्त नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर पाकिस्तान में भी सिंध और बलूचिस्तान की तरफ मैंग्रोव के फॉरेस्ट मौजूद हैं। ज़्यादातर मैंग्रोव के फॉरेस्ट ट्रॉपिक रीजन में होते हैं, यानी इक्वेटर के ऊपर और नीचे ज़्यादा आपको मैंग्रोव के दरख्त नज़र आएंगे। लेकिन मैं आपको एक केस स्टडी सुनाने जा रहा हूँ। ये केस स्टडी है कीनिया की एक जगह जिसे गाजी बे कहा जाता है। यहाँ पर मैंग्रोव्स के बहुत बड़े जंगलात हैं। 615 हेक्टेयर्स पर ये जंगलात मौजूद हैं, और इन जंगलात को देखने के लिए वहाँ की मुकामी आबादी भी मौजूद है। अब उस मुकामी आबादी ने अपनी मईशत को भी बेहतर करना है, अपने लिविंग स्टाइल को भी बेहतर करना है। सो उन्होंने सोचा कि वो इन मैंग्रोव के जो जंगलात हैं उनको काटना शुरू कर दें, ताकि वो लकड़ी से मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बनाना शुरू कर दें। यहाँ पर आप मैंग्रोव के एक दरख्तों की सीरीज़ को देख रहे हैं और इनकी जड़ों को देख रहे हैं, जिनको टैंगो रूट्स कहा जाता है। ख़ास बात इनकी जड़ें, क्यों? क्योंकि इनकी जड़ें ऐसी फैली हुई और केकड़े की तरह आपको नज़र आएंगी, जो कि अपने अंदर ज़मीन की मिट्टी को रोक लेती हैं। ये हैबिटेट है, ये जड़ें हैबिटेट हैं, मछलियों का घर है। यहाँ पर बहुत सी मछलियाँ आती हैं, और इसी तरीके से यहाँ पर केकड़े भी आते हैं, यहाँ पर कछुए भी आते हैं। तो जितनी भी सी लाइफ है उनमें से ज़्यादा आपको मैंग्रोव्स के पास नज़र आएगी। तो आप मछलियाँ भी पकड़ सकते हैं, एक फ़ायदा ये हैबिटेट भी है। यहाँ से मुख्तलिफ स्पीशीज़ ग्रो करती हैं, जाती हैं। फिर पानी जब गंदा आता है तो मैंग्रोव के ये रूट्स फिल्टर के तौर पर उसकी गंदगी को अपने पास रख लेते हैं, और साफ़ पानी वापस चला जाता है। तो समंदर का पानी भी साफ़ करते हैं। उसके साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग को भी फाइट करते हैं, लड़ते हैं उनसे, और वो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ कि वो किस तरीके से करते हैं। ये बताने के लिए मुझे आपको लेके जाना पड़ेगा एडिनबर्ग नेपियर यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर मार्क हैक्सम की तरफ, जो कि मैंग्रोव्स का अगर आप नाम ले तो सबसे पहले जिनका नाम आता है, जिन साइंटिस्ट का नाम आता है, वो ये हैं। इन्होंने मैंग्रोव पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की, और इन्होंने बताया कि मैंग्रोव आपकी ज़मीन को घटने से बचाते हैं, इरोजन से बचाते हैं, समंदरों से आने वाले तूफानों से भी आपको बचाते हैं, एक बैरियर का काम करते हैं। जब भी आप एक आम दरख्त को देखते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है,
और कार्बन डाइऑक्साइड से फोटोसिंथेसिस करता है, अपनी खुराक प्रोड्यूस करता है और उस कार्बन को अपने तने में, अपने पत्तों में, अपनी जड़ों में सेव कर लेता है, महफूज कर लेता है। फिर जब ख़ज़ां का मौसम आता है तो उसके पत्ते ज़मीन पर गिरते हैं, कार्बन ज़मीन पर गिरती है और वो आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन में डिग्रेड होना शुरू कर देती हैं। जब वो डीकम्पोज होना शुरू हो जाती हैं तो अब आहिस्ता आहिस्ता कार्बन दोबारा हवा में, आबो हवा में मुंतकिल होना शुरू हो जाता है, जिस तरीके से आप इस एनिमेशन में भी देख रहे हैं। लेकिन मैंग्रोव ये काम नहीं होने देते। उसकी वजह यह है कि मैंग्रोव के दरख्त की जड़ें, मैंने आपको बताया, टैंगो शक्ल की हैं। अब जब पत्ते और बायोमास उनके ऊपर गिरता है तो वो उसे ट्रैप कर लेते हैं, वो उन पत्तों को ट्रैप कर लेते हैं, उनको बिखरने नहीं देते, ज़मीन के अंदर नहीं जाने देते, वो डिकम्पोज नहीं होते, उनसे CO2 जनरेट नहीं होती। और ये काम वो सदियों तक कर सकते हैं, सदियों तक, यानी सेंचुरीज तक वो ये काम कर सकते हैं कि उन पत्तों को अपनी जड़ों में कैद रखें। इसलिए इनकी जड़ों में जो मिट्टी होती है वो समझ लें कि खाद की तरह काम करती है, बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ होती है क्योंकि उसमें कार्बन बहुत मौजूद होती है। लेकिन अब जहाँ जहाँ मैंग्रोव लगे हुए हैं वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड वापस एटमॉस्फेयर में नहीं जा रही। इस जगह पर यानी गाज़ी बे में लोगों ने मैंग्रोव के दरख्त को काटना शुरू कर दिया। उन्होंने शहर बनाने शुरू कर दिए, शहर आबाद करने शुरू कर दिए, फर्नीचर बनाना शुरू कर दिया, लकड़ियों के घर बनाना शुरू कर दिए, कुछ आग वहाँ पर लग गई। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से, इंसान की डेवलपमेंट की वजह से मैंग्रोव्स के दरख्त आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गए और फिर उनके असरात हमें अपनी आबोहवा पे नज़र आना शुरू हो गए। जब साइंसदानों ने इस चीज़ को देखा तो उन्हें पता चला कि ग्लोबल वार्मिंग एकदम बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गई है और उनमें एक ख़ास वजह यह थी कि मैंग्रोव के दरख्त कम हो रहे थे, साहली पट्टी पर ये दरख्त कम हो रहे थे। बहुत ज़्यादा सोच विचार की गई और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन ने सोचे कि किस तरीके से हम इन लोगों को, गाज़ी बे के इन लोगों को इस बात पर राज़ी करें कि वो दोबारा इन दरख्तों की हिफाजत करें, निगहदाश्त करें। और उसके लिए एक सिस्टम बनाया गया जिसे कार्बन क्रेडिट सिस्टम कहते हैं। मैं आज आपको यहाँ पर कार्बन क्रेडिट सिस्टम समझाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि हमारा मुल्क भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है। फ़र्ज़ कीजिए कि एक फैक्ट्री है और वो फैक्ट्री कार्बन डाइऑक्साइड हवा में फेंक रही है, उसका बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड है और वो हवा में जा रहे हैं। तो कार्बन क्रेडिट सिस्टम के तहत वो ये कैलकुलेट करेगी कि वो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड, कितने टन कार्बन डाइऑक्साइड एक साल में हवा में फेंकती है। अब अज्यूम कीजिए कि उन्होंने ये कैलकुलेट कर दिया कि वो X अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इतने टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हवा में फेंकती है, तो अब उन्हें उतने पैसों के कार्बन सर्टिफिकेट्स लेने पड़ेंगे। कार्बन सर्टिफिकेट एक करेंसी है जो कि उनको ख़रीदनी पड़ेगी क्योंकि वो इतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, अगर 1000 टन सपोज़ वो हवा में खारिज कर रहे हैं तो वो 1000 टन के इक्विवेलेंट कार्बन सर्टिफिकेट्स लेंगे। और जब वो ये कार्बन सर्टिफिकेट्स लेंगे तो पैसे जब वो देंगे ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो पैसे जाएंगे उन लोगों के पास जो कि इन दरख्तों को, इन जंगलात को लगाते हैं और उनको कहा जाएगा कि आप इतने ही मैंग्रोव दरख्त लगाएं जो कि X अमाउंट ऑफ टन्स कार्बन डाइऑक्साइड को जज़्ब कर सकें। जितनी वो फैक्ट्री प्रोड्यूस कर रही है उतने ही मैंग्रोव लगाएं ताकि वो उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड जज़्ब कर सकें। तो इस तरीके से हम नेट ज़ीरो कार्बन पर रहते हैं, यानी जितनी कार्बन निकल रही है उतनी कार्बन वापस आ रही है। इस पूरे सिस्टम को कार्बन क्रेडिट कहा जाता है और कार्बन सर्टिफिकेट्स भी अब दुनिया में लॉन्च कर दिए गए हैं। मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि 2000 कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट्स हर साल बेचे जाते हैं। इस वक्त ये पायलट प्रोजेक्ट्स के तौर पर काम कर रहे हैं और इसका सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया गया यहाँ पर, यानी कीनिया में। और जो लोग मैंग्रोव्स को काट रहे थे, जब उनको पैसे मिलना शुरू हुए कि वो मैंग्रोव दरख्त लगाएंगे तो उनको पैसे मिलेंगे। अगर आप इमेजिन करें कि आपको कहा जाए आप दरख्त लगाएंगे तो उतने ज़्यादा आपको पैसे मिलेंगे, उनकी हिफाजत करेंगे, उनकी निगहदाश्त करेंगे, तो वो लोग जो दरख्त काट रहे थे उन्होंने दरख्त लगाना शुरू कर दिए। लेकिन जो कार्बन क्रेडिट के ज़रिए उनको पैसे मिले, उनके ज़रिए उन्होंने अपने घर बनाए, उनके ज़रिए अपने स्कूल बनाए, अपने बच्चों की निगहदाश्त की। तो दरख्त काटने पर जो फ़ायदा उनको हो रहा था वो अब दरख्त लगाने में उनको वही फ़ायदा हुआ, उनको जॉब्स मिल रही हैं, उनको तरक्की मिल रही है। अब हम आते हैं अपने मुल्क की तरफ। क्योंकि हमारे मुल्क की साहली पट्टी में अभी भी बहुत सी ऐसी जंगलात की जगह खाली है जहाँ पर हम मैंग्रोव्स को लगा सकते हैं।
तो पहली बात तो यह कि हमें मैंग्रोव्स लगाने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से इस पे एक तो कार्बन क्रेडिट मिल सकता है और दूसरा ये कि ये ग्लोबल वार्मिंग में हमारे मुल्क की भी मदद करेंगे। पाकिस्तान दुनिया का 10वां बड़ा मुल्क है जिसके पास मैंग्रोव के जंगलात हैं। 10वां बड़ा मुल्क। सिंध में और बलूचिस्तान की साली पट्टियों पर मैंग्रोव के जंगलात अभी भी मौजूद हैं। 18% ज़्यादा एफिशिएंसी से कार्बन डाइऑक्साइड ये मैंग्रोव इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम अपनी साहली पट्टियों के करीब रहने वाले लोगों को ये इंसेंटिव दें और उन्हें कहें कि आप मैंग्रोव के दरख्त लगाएं, और जो कंपनीज कार्बन डाइऑक्साइड या अमोनिया या जितनी भी ग्रीन हाउसेस गैसेस हैं उनको एमिट करती हैं, उनसे पैसे लिए जाएं, उनको कार्बन क्रेडिट सेल किया जाए, सर्टिफिकेट दिए जाएं, और वो पैसे इन लोगों को दिए जाएं और इनको पौधे लगाने के, दरख्त लगाने के, उनकी निगहदाश्त करने के, उनको परवान चढ़ाने के पैसे मिलें। तो इसके ज़रिए एक तो हमारे साहली पट्टियों पर ग्रीनरी फैल जाएगी, लोग दूर दूर से उनको देखने हैं कि सियाहत फैलेगी, और उसके साथ साथ हमारा कंट्रीब्यूशन होगा कि हम ग्लोबल वार्मिंग को कम से कम करें, क्योंकि हमारा मुल्क उन चंद ममालिक में है जो कि ग्लोबल वार्मिंग से बहुत ज़्यादा मुतासर होने वाला है। हमारी दुनिया को और हमारे मुल्क को एक बहुत बड़ा ख़तरा लाहिक है। दुनिया तो इस पर बहुत ज़्यादा काम कर रही है, लेकिन पाकिस्तान में अभी इसका तदारुक नहीं हो रहा कि बहुत बड़ा ख़तरा हमारी तरफ बढ़ रहा है। और वो ख़तरा ये है कि हमारी साहली पट्टी पर कोरल रीफ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं। आप शुरू में तो हैरान होंगे कि ये तो बहुत छोटी सी बात लगती है, लेकिन जब आपको इसकी इम्प्लीकेशंस का पता चलेगा तो एक मरतबा आप भी परेशान हो जाएंगे। सबसे पहले ये पता लगाना ज़रूरी है कि कोरल रीफ होता क्या है। जब भी आपने समंदर में स्कूबा डाइवर्स की वीडियोस देखी होंगी तो आपको वहाँ पर बहुत दिलकश और ख़ूबसूरत चट्टानें नज़र आती हैं। ये चट्टानें हकीकत में कोरल रीफ हैं। अगर कोरल रीफ को आप दूर से देखें तो ये आपको एक चट्टान नुमा चीज़ नज़र आती है, जगह नज़र आती है, क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं। लेकिन इन चट्टानों की स्किन के ऊपर, सतह के ऊपर छोटे छोटे जानदार होते हैं जिन्हें कोरल या कोरल पॉलिप्स कहा जाता है। ये जानदार हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। आहिस्ता आहिस्ता हमारी ज़मीन से ये जानदार ख़त्म होते जा रहे हैं। अगर आप इस जानदार की एक कोरल की तस्वीर देखें तो आपको नज़र आएगा कि इसके ऊपर टेंटिकल्स हैं, जो आपको इसकी बड़ी बड़ी लड़ियाँ नज़र आ रही हैं, वो इसकी टेंटिकल्स हैं, जिसके ज़रिए ये अपने शिकार को, क्योंकि ये बहुत बड़े हंटर भी हैं, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पकड़ता है और फिर इसका एक मुंह है और उसके ज़रिए ये उनको खाता है, और नीचे एक गट है जिसके अंदर वो ट्रैवल करते हैं और फिर ये कैल्शियम कार्बोनेट की रॉक्स बनाते हैं। लेकिन जो शिकार ये करते हैं वो सिर्फ 10% है इनकी खुराक का। 90% खुराक इनकी एक पौधे से आती है। कोरल रीफ के सेल्स की तरफ लेके जाता हूँ जहाँ पर मौजूद है एल्गी, और ये एल्गी सूरज की रोशनी को हासिल करके ग्लूकोज बनाती है, खाना बनाती है। ये खाना एल्गी खुद भी इस्तेमाल करती है, लेकिन उसके साथ साथ कोरल रीफ भी ये खाना इस्तेमाल करता है और ज़िंदा रहता है। इसलिए कोरल रीफ हमेशा उस जगह पर होते हैं जहाँ पानी साफ़ हो, ताकि सूरज की रोशनी आ सके। सतह समंदर पर हो ताकि सूरज की रोशनी आ सके, क्योंकि अगर डीप सी में होंगे तो वहाँ पर तो सूरज की रोशनी पहुँच नहीं सकेंगी। जहाँ पोल्यूशन ना हो, पानी गदला ना हो। तो अगर पानी में गंदगी है और पोल्यूशन है तो वहाँ पर कोरल रीफ नहीं आएंगे। लेकिन कोरल रीफ का फ़ायदा क्या? समंदरों का 1% कोरल रीफ इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर आप इनको देखें कि ये कितना अहाता करते हैं तो सिर्फ समंदरों के 1% पर कोरल रीफ मौजूद है। लेकिन ये समुद्रों की आबी हयात का 25% घराना है, यानी उनका हैबिटेट है। 25% आबी हयात इनके पास रहती है, इनके इर्द गिर्द रहती है। तो 1% समंदर का हिस्सा 25% आबी हयात को रखता है। इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। कोरल रीफ साहली इलाकों के पास होते हैं। माहीगीर यहाँ पर जाकर मछलियाँ पकड़ते हैं, बहुत से और ओशन एनिमल्स का शिकार करते हैं। इसके साथ साथ ये ज़मीन को इरोजन से भी बचाते हैं। इसका मतलब यह है कि पानी शहरों की तरफ बढ़ता नहीं जाता, बल्कि उसके बीच में एक बैरियर लगा होता है जो कि कोरल रीफ्स का होता है। कोरल रीफ हमें समुद्री तूफानों से भी बचाते हैं, हरिकेन से बचाते हैं। ज़मीन में 1 बिलियन लोगों का खाना
डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोरल रीफ से जुड़ा हुआ है। अगर आप साउथ एशिया की बात करें तो वहाँ पर 70 से लेकर 90% खाना इंसानों का फूड सिर्फ कोरल रीफ की मदद से ही हमें हासिल होता है। कोरल रीफ टूरिस्ट पॉइंट्स भी हैं, लोग इनको दूर दूर से देखने भी आते हैं, स्कूबा डाइवर्स आते हैं, और उसके साथ साथ कोरल रीफ का मेडिसिन में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कैंसर की मेडिसिन कोरल रीफ से बनाई जाती है, और आने वाले दिनों में कहा यह जाता है कि मुस्तकबिल की जितनी भी मेडिसिन होंगी उनमें कोरल रीफ का एक बहुत बड़ा हाथ आपको नजर आएगा। मैं आपको लेकर चलता हूं डॉक्टर रुथ गेट की तरफ, जो कि डायरेक्टर ऑफ मैरीन बायोलॉजी इंस्टीट्यूट एट यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई हैं, जो कि कोरल रीफ पर बहुत ज़्यादा तहकीक कर रही हैं। और वो ये बताती हैं कि आहिस्ता आहिस्ता कोरल रीफ हमारी दुनिया से, हमारे समंदरों से ख़त्म होते जा रहे हैं, और उसकी वजह ग्लोबल वार्मिंग है, क्योंकि समंदरों का टेम्परेचर, समंदरों के पानी का दर्जा हरारत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, और इस बढ़ते हुए पानी की वजह से कोरल रीफ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं। लेकिन क्यों? उन्होंने बहुत से लैब एक्सपेरिमेंट किए, उन्होंने कोरल को लिया और उसे लैब में ले जाकर ज़्यादा टेम्परेचर पर एक्सपोज किया, ज़्यादा टेम्परेचर दिया, तो उन्होंने देखा कि जो एल्गी कोरल रीफ के सेल के अंदर मौजूद थी वो आहिस्ता आहिस्ता फोटोसिंथेसिस करना छोड़ गई, और उसने कुछ ऐसी चीज़ें बनाना शुरू कर दी जो कि कोरल रीफ के लिए बहुत ख़तरनाक थी। कोरल ने एक, अगर छोटे लेवल पर बात करें तो कोरल ने उस एल्गी को अपने बॉडी से निकालना शुरू कर दिया। जब वो एल्गी कोरल की बॉडी से निकलती है तो कोरल के पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि वो अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा कर सके, तो उसका रंग भी बदलता है क्योंकि वह एल्गी उसको कवर कर लेती हैं, और उसके साथ साथ वो ख़त्म हो जाता है। मैं आपको यहाँ पर नासा का एक मैप दिखा रहा हूँ, जो कि हमारी दुनिया में जहाँ जहाँ भी कोरल रीफ हैं उनका एक अहाता कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के गिर्द बहुत से कोरल रीफ की कॉलोनीज़ हैं, क्योंकि ये कॉलोनाइज़ करते हैं। इसी तरीके से अगर आप साउथ एशिया की तरफ आएँ, इंडिया की तरफ आएँ, लेकिन पाकिस्तान में भी कोरल रीफ मौजूद हैं, और हमने उसकी भी हिफाजत करनी है। हिफाजत के लिए, कोरल रीफ की हिफाजत के लिए बहुत से एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, जिनमें से एक एक्सपेरिमेंट सुपर कोरल रीफ बनाने के लिए हो रहा है। कुछ ऐसे कोरल रीफ हैं जो कि हाई टेम्परेचर्स को बर्दाश्त कर सकते हैं। डॉक्टर मेंडेलीन वैन ओपन, जो कि एक डच साइंटिस्ट हैं, वो इन कोरल रीफ पर तजर्बे कर रही हैं। उन्होंने ये कोरल रीफ लिए और वो इनकी एल्गी के साथ छेड़छाड़ कर रही है, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हैं, उसका कल्चर ग्रो कर रही हैं लैब में, और काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश कर रही हैं। वो कोरल पॉलिप्स को चेंज करने की कोशिश कर रही हैं ताकि वो ज़्यादा टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकें। और हम अब सुपर कोरल्स को समंदरों के मुख्तलिफ इलाकों में प्लांट भी कर रहे हैं। तो हम लैब में सुपर कोरल्स बना रहे हैं, हम मुख्तलिफ जगह पर सुपर कोरल्स को जनरेट कर रहे हैं, कल्टीवेट कर रहे हैं, और फिर उन्हें समंदरों में जाकर लगा रहे हैं ताकि वहाँ पर इस किस्म की कोरल रीफ की किस्म ज़्यादा परवान चढ़े, क्योंकि वो ज़्यादा टेम्परेचर्स को बर्दाश्त कर सकती है। अगर हमारी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग 2% भी बढ़ती है तो कोरल रीफ 99% ख़त्म हो जाएंगे। ये पहला इकोसिस्टम होगा, पूरा इकोसिस्टम होगा जो कि ज़मीन से ख़त्म हो जाएगा। इसलिए कोरल रीफ की हिफाजत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तगोदो में ऑस्ट्रेलिया के साइंसदान लगे हुए हैं, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ की जगह ग्रेट बैरियर रीफ कहलाती है, जो कि 2300 किलोमीटर लंबी है। 2015 से 2020 के बीच में इस कोरल रीफ की बहुत बड़ी पट्टी को 3 मैसिव हीट वेव्स ने हिट किया, और उसकी वजह से बहुत बड़े लेवल पर ब्लीचिंग हुई, मैसिव ब्लीचिंग हुई। ब्लीचिंग का मतलब कि कोरल रीफ ने टेम्परेचर की वजह से अपने सेल से एल्गी को बाहर निकाला और आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म हो गया। इस प्रोसेस को ब्लीचिंग कहते हैं। अब ये बहुत बड़ा ख़तरा पैदा हो गया है कि इस कोरल रीफ की पॉपुलेशन को कैसे बचाया जाए, और उसके लिए जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है उसे मैरीन क्लाउड ब्राइटनिंग प्रोजेक्ट कहते हैं। मैं इस पर मुकम्मल वीडियो बना चुका हूँ कि ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, लेकिन अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इस टेक्नोलॉजी की तरफ जिसके ज़रिए हम समंदर में ऐसे जहाज़ चला रहे हैं जो कि समंदर का पानी लेते हैं, सिर्फ समंदर का पानी, और उसे स्प्रे करते हैं हवा में, ताकि हवा में
ऐसे न्यूक्लियाई जाएं जिनके गिर्द छोटे ड्रॉपलेट्स बने और बादल ज़्यादा रिफ्लेक्टिव हो जाएं। तो हम कर क्या रहे हैं, हम ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि वहाँ के बादलों को ज़्यादा, पंजाबी में कहते हैं चिट्टा कर देंगे, ब्राइट कर देंगे, ताकि वो रोशनी को ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर सके, नीचे ज़मीन पर कम रोशनी आए और उसकी वजह से ठंडक महसूस हो और कोरल रीफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाए। इसे क्लाउड ब्राइटनिंग प्रोजेक्ट कहा जाता है और इसको मॉनिटर किया जा रहा है सैटेलाइट से भी और इसको मॉनिटर किया जा रहा है ड्रोन से भी। 2020 में पहली मरतबा ऑस्ट्रेलिया में इन एक्सपेरिमेंट्स को किया गया और इनके रिजल्ट्स देखे जा रहे हैं। लेकिन अगर हम अपने मुल्क पाकिस्तान की तरफ आएँ और इसके साहली इलाके स्पेशली बलूचिस्तान की तरफ आएँ तो यहाँ पर कोरल रीफ की पॉपुलेशन मौजूद है जो कि गवादर के गिर्द है, जिवानी और मारा और अस्तोला आइलैंड है, चरना आइलैंड है, जो कि कोरल रीफ से भरे हुए हैं। 2020 में एक स्टडी की गई जिसमें बताया गया कि ये कोरल रीफ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं और हमें इन कोरल रीफ को बचाना है, अदरवाइज़ हमारे मच्छरों के पास मछलियाँ शिकार करने के लिए नहीं होंगी और उसके अलावा भी बहुत से मसाइल होंगे। इन पर एक स्टडी की गई और देखा गया कि क्या वहाँ पर एसिडिटी बढ़ रही है कारखाने लगने की वजह से गवादर में, वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहे हैं और फिर उनको कैसे बचाया जा सकता है। लेकिन इस वीडियो के ज़रिए मैं ये बताना चाहता हूँ साहिब इक़्तिदार को कि ये दो प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनका फ्यूचर में हम इस्तेमाल करके इन कोरल रीफ को बचा सकते हैं। नंबर 1, हम वहाँ पर सुपर कोरल रीफ लगा सकते हैं और उनकी अफजाइश कर सकते हैं। इसके लिए हमें पाकिस्तान में एक ऐसी लैब बनानी पड़ेगी जो कि इन कोरल रीफ पर रिसर्च कर सके। और दूसरी टेक्नोलॉजी है क्लाउड ब्राइटनिंग प्रोजेक्ट, जिसके ज़रिए हमें किसी भी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। हमने एक जहाज़ बनाना है और उस जहाज़ के साथ हमने समंदर के पानी को एटोमाइज़ करके स्प्रे करना है ताकि वहाँ के बादल ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट को हवा में रिफ्लेक्ट कर सकें और नीचे जो ज़मीन है वो ठंडी हो सके और कोरल रीफ आहिस्ता आहिस्ता पनप सकें। तो ये दो सॉल्यूशंस हैं जो कि मैं इस वीडियो से हल्का अहबाब को जो कि इक़्तिदार में हैं उनको बता रहा हूँ कि हम ये दो काम कर सकते हैं। और इसके अलावा भी कुछ काम है जिसके ज़रिए हम पाकिस्तान को एक बहुत बड़े ख़तरे से बचा सकते हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हम तक आ रहा है। अगर हमने अपनी दुनिया को बदलना है तो हमें अपना फ्यूल बदलना होगा। इंसानों का फ्यूल हाइड्रोकार्बन्स पर मुश्तमिल होता है जिसको जलाने की वजह से, चाहे वो गैसोलीन हो, पेट्रोल हो या डीजल हो, हमारी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड जाती है जो कि मुस्तकबिल में हमें तबाह करने की बड़ी वजूहात में से एक वजह होगी। अब बहुत से साइंसदान अल्टरनेटिव फ्यूल पर काम कर रहे हैं। कैसे फ्यूल पर काम कर रहे हैं जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा ना हो सके। लेकिन ऐसे फ्यूल क्या हम बना पाएंगे? मैं आपको लेकर चलता हूं एक साइंसदान की तरफ जिनका नाम है डॉक्टर आल्डो स्टैनफेल्ड, जो कि एक ऐसा फ्यूल बना रहे हैं जो सनलाइट और एटमॉस्फेयर से मिलकर बनेगा। इसमें हाइड्रोकार्बन्स यूज़ किए जाएंगे, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स भी होंगे और सोलर एनर्जी के तहत इसको चलाया जाएगा। और इसके ज़रिए इस फ्यूल को जलाने के बाद हमारे पास किसी भी तरीके से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ेगी नहीं। मैं यहाँ पर आपको एक जहाज़ दिखा रहा हूँ, बोइंग जहाज़ दिखा रहा हूँ जो कि उड़ता है स्विट्ज़रलैंड से और जाता है यूएस, सैन फ्रांसिस्को। इस जहाज़ में मौजूद एक पैसेंजर को ज़ुरिख से सैन फ्रांसिस्को ले जाने में जो कार्बन डाइऑक्साइड का इखराज हुआ है वो 1.4 टन हुआ है। और अगर आप तमाम जहाज़ों को देखें जो कि उस वक्त उड़ रहे थे और हर जहाज़ में 300-400 मुसाफिर थे, तो हमारे पास जो फुटप्रिंट बनता है CO2 का वो तकरीबन 900 मिलियन टन्स बनता है। मैं आपको यहाँ पर दिखा भी रहा हूँ। और सिर्फ जहाज़ों की बात ना की जाए, अगर ओवरऑल सारी की सारी ट्रांसपोर्ट, जिसमें गाड़ियाँ भी हैं, जिसमें रॉकेट्स भी हैं, जिसमें ट्रेनें भी हैं, उनकी बात की जाए तो एक साल में 3.9 बिलियन टन CO2 हम खारिज करते हैं एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। लेकिन अब इसके अल्टरनेटिव फ्यूल्स का हमें सोचना पड़ेगा। एक तरीका तो यह है कि हम बैटरीज लगा दें, लिथियम की बैटरीज लगा दी। लेकिन बोइंग इतना बड़ा जहाज़ है कि उसको लिथियम की बैटरीज के साथ ऑपरेट नहीं किया जा सकता जिस तरीके से हम गाड़ियों को करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो फिर एनर्जी की सोर्स क्या रह जाती है? हमारी दुनिया के करीब करीब सबसे बड़ी एनर्जी की सोर्स सूरज है। सूरज 173,000 टेरावाट सोलर एनर्जी हमारी ज़मीन पर कॉन्टिन्यूसली मुस्तकिल फेंक रहा है। अगर इस एनर्जी को इस्तेमाल करके हम बिजली बना दें तो वो 10,000 गुना ज़्यादा है हमारी ज़रूरत से। इतनी ज़्यादा एनर्जी हमारी ज़मीन पर आ रही है, लेकिन जो चीज़ें सोलर सिस्टम्स और पौधे जो कि रोशनी से चलते हैं वो 1% से भी कम की एनर्जी का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर एक नक्शा दिखा रहा हूँ जिसमें आप देख सकते हैं कि एनुअल सोलर इरेडिएशन मैप किया गया है और इसमें आप देख सकते हैं कि पर यूनिट कितनी सोलर पावर स्ट्राइक करती है ज़मीन से। पाकिस्तान का भी कुछ हिस्सा है जहाँ पर ये एनर्जी हम हार्वेस्ट कर सकते हैं, हम हासिल कर सकते हैं, क्योंकि रेड कलर का मतलब ये है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोलर एनर्जी पर यूनिट एरिया स्ट्राइक कर रही है। इसीलिए स्पेन और सऊदी अरब, कुवैत, कतर ये ममालिक आपस में कोलैबोरेट कर रहे हैं कि वो सोलर एनर्जी के पावर प्लांट्स लगा सकें। मैं आपको यहाँ पर स्पेन का एक सोलर कमर्शियल प्लांट दिखा रहा हूँ जो कि 11 मेगावाट का है और 2011 में लगाया गया। आप देख सकते हैं कि बीच में एक टावर है और उसके गिर्द आपको सोलर पैनल्स नज़र आ रहे हैं। 2650 सोलर पैनल्स यानी मिरर्स लगाए गए इसके गिर्द। रोशनी इन मिरर्स पर पड़ती है और रिफ्लेक्ट बैक होकर टावर के ऊपर वाले हिस्से पर मुनक्किस हो जाती है, उस पर कंसंट्रेट करती है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बनते हैं और वहाँ पर मौजूद सॉल्ट मिनरल्स वो मोल्टन फॉर्म में आ जाते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे लावा होता है। जब ये मोल्टन सॉल्ट जो कि 600 डिग्री सेंटीग्रेड 565 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में इनका टेम्परेचर होता है, नीचे जाते हैं तो नीचे एक प्लांट है और वहाँ पर बॉयलर इस एनर्जी को, इस हीट एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए स्टीम बनाते हैं, जिससे आगे हम स्टीम टरबाइंस चलाते हैं और फिर वहाँ पर जनरेटर लगा होता है जहाँ से फिर हम आगे इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करते हैं। अब आपका सवाल ये होगा कि जब रात होगी या बादल आएंगे तो उस वक्त ये सोलर कमर्शियल प्लांट कैसे काम करेगा। मैं आपको यहाँ पर बड़े बड़े टैंक्स दिखा रहा हूँ जो कि इस मोल्टन सॉल्ट को सेव कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, अपने अंदर ज़ख़ीरा कर लेते हैं। और जब हमारे पास सोलर एनर्जी किसी वजह से ख़त्म हो जाती है, सूरज की रोशनी हम तक नहीं पहुँच पाती, तो वो जो मोल्टन गर्म सॉल्ट्स होते हैं वो यहाँ से निकलते हैं, वो स्टीम प्रोड्यूस करते हैं और फिर बिजली बनना शुरू हो जाती है। तो 18 घंटे का 15 से 18 घंटे का इनके पास ये स्टोरेज है, जहाँ पर अगर 15 से 18 घंटे के बीच में रोशनी ना आए तो फिर भी ये मुतवातर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। जो कंपनी ये काम कर रही है उसका नाम है टोरिसोल एनर्जी। ये कंपनी इश्तराक से बनी है सऊदी अरब, कतर और स्पेन से। लेकिन अब इसी सिस्टम को चेंज किया जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस टावर के ऊपर सोलर बॉयलर की बजाय एक और चीज़ लगाएंगे जिसे सोलर रिएक्टर कहा जाता है। इसे वाटर वेपर चाहिए, इसे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, दोनों चीज़ें एटमॉस्फेयर से मिल जाएंगी। सनलाइट आ रही है और ये सोलर रिएक्टर आपको एक फ्यूल देगा जिसे सिन गैस कहा जाता है। मैंने आपको तस्वीर में भी यहाँ पर दिखाया, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा सोलर प्लांट हमने चेंज कर दिया है और ये हमें एक लिक्विड फ्यूल देगा जिसे सिन गैस कहा जाता है। सिन गैस फर्टिलाइज़र प्लांट्स पर भी इस्तेमाल होती है, हम खुद भी बनाते हैं। जिस प्लांट पर मैं काम करता हूँ वहाँ पर भी सिन गैस बनती है और इसका फ़ायदा ये होता है कि जब इस गैस को आप सिंथेसाइज करते हैं तो आप मुख्तलिफ़ किस्म के फ्यूल्स बना सकते हैं। आप केरोसिन भी बना सकते हैं, आप गैसोलीन भी बना सकते हैं, आप डीजल भी बना सकते हैं। तो इसकी सिंथेसिस के बाद आपके पास फ्यूल आ जाता है। इस प्लांट को अगर छोटा करके मैं आपको दिखाऊं तो आपको एक डिश एंटीना नज़र आ रहा होगा। इसके ऊपर हमारे पास सोलर रिएक्टर लगा हुआ है और नीचे आपके पास रिफ्लेक्टर लगा हुआ है। तो जितनी भी सूरज से रोशनी आ रही है वो रिफ्लेक्ट होती है और सोलर रिएक्टर के ऊपर पड़ती है। सोलर रिएक्टर ने दो हिस्सों में काम करना है, दो रिएक्शन है। पहला रिएक्शन जो है वो ऑक्सीजन बनाता है और दूसरा रिएक्शन सिन गैस बनाता है। पहले रिएक्शन में सोलर पावर की ज़रूरत होती है, यानी धूप की ज़रूरत है और ऑक्सीजन बन रही है। लेकिन दूसरे रिएक्शन में सोलर पावर की ज़रूरत नहीं है, वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, वो खुद ब खुद अपनी हीट प्रोड्यूस करता है। मैं आपको यहाँ पर एक सोलर रिएक्टर दिखा रहा हूँ जिसके अंदर आपको एक रबर सा एक पोरस स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जिसे सिरेमिक स्ट्रक्चर कहा जाता है, जिसके अंदर बहुत से सुराख हैं। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर आपको रेड कलर और ब्लू कलर नज़र आ रहा है। जो रेड कलर है
वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और उस रिएक्शन के होने के बाद यानी सोलर एनर्जी जब आती है इस रिएक्टर में तो ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, और फिर दूसरा रिएक्शन आता है जिसमें अब हमें सोलर एनर्जी की ज़रूरत नहीं, अब धूप की ज़रूरत नहीं है, और हम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वाटर वेपर्स लेते हैं और उनको इकट्ठा करके हम सिन गैस बनाते हैं। 2 स्टेप्स हैं, क्योंकि आगे मैं आपको बताने जाऊंगा कि इनको हम एफिशिएंटली कैसे यूज़ कर रहे हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने एटमॉस्फेयर से लेनी है वो डायरेक्ट एयर कैप्चर से भी ले सकते हैं, और उस पर भी बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है और मैं आपकी खिदमत में पहले भी वीडियोस दे चुका हूँ। तो हमने एयर ली यानी CO2 ली और वाटर वेपर्स उसमें से आ गए, और सनलाइट ली, तो हमने एयर और सनलाइट की मदद से फ्यूल बना लिया। ये फ्यूल लिक्विड फॉर्म में आपको नज़र आ रहा है, लेकिन जब हम पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसके ऊपर 2 चैनल्स होते हैं। आप देख सकते हैं कि डिश एंटीना के ऊपर 2 चैनल होते हैं। तो सबसे ऊपर रिफ्लेक्टर होता है, रोशनी आके उससे टकराती है और वो रिफ्लेक्टर तकरीबन 5000 गुना ज़्यादा एम्पलीफाई करता है इस रोशनी को। सूरज से 5000 गुना ज़्यादा टेम्परेचर हम लेकर आते हैं इसके ऊपर, और वो रोशनी इसके अंदर दाखिल हो जाती है, उसको हम मैग्नीफाई करते हैं। तो वो जो हम मैग्नीफाई करते हैं वो रोशनी इसके अंदर दाखिल होती है। अब 2 रिएक्टर हमने लगाए, उसकी वजह जानी है। उसकी वजह यह है कि पहला रिएक्टर, उसको पहले स्टेप में रोशनी की ज़रूरत है, तो वो पहले स्टेप में रोशनी लेगा और ऑक्सीजन बना लेगा। अब वो दूसरे स्टेप में जा रहा है, अब उसको तो रोशनी की ज़रूरत नहीं है, तो आपके जो रिफ्लेक्टर हैं वो वैसे काम करते रहेंगे, नहीं, वो फ़ौरन टिल्ट होंगे, दूसरे रिएक्टर की तरफ आ जाएंगे, अब उसको रोशनी की ज़रूरत है। तो जब पहले रिएक्टर पर स्टेज 2 जारी होगी तो दूसरे रिएक्टर पर स्टेज 1 होगी, तो वो उस तरफ जाएगा, उसको रोशनी देगा, फिर पहला रिएक्टर दोबारा स्टेज 1 पे आ जाएगा, फिर उसको रोशनी चाहिए। तो इस तरीके से स्विचिंग होती जाएगी और रोशनी बार बार दोनों रिएक्टर्स को मिलती रहेगी और वो अपना काम करते रहेंगे। वो लिक्विड फ्यूल हमें इन द एंड देते रहेंगे, जो कि मैं आपको यहाँ पर शीशे पे दिखा रहा हूँ। तो इसे सिंथेसाइज सोलर मेथनॉल कहते हैं, और ये फ्यूचर का फ्यूल है। इसकी वजह यह है कि ये एक न्यूट्रल प्रोसेस के ज़रिए आता है, कार्बन न्यूट्रल प्रोसेस के ज़रिए, यानी जितनी CO2 आप अखराज कर रहे हैं, जलाकर फ्लू गैसेस में फेंक रहे हैं एटमॉस्फेयर में, अगर आप एक जहाज़ उड़ा रहे हैं, उतनी ही CO2 आप वापस खींच रहे हैं और फ्यूल बना रहे हैं। तो ये एक क्लोज्ड सर्किट है, लेकिन इसका जो नेट इफेक्ट है वो ये है कि जहाज़ उड़ रहे हैं, ट्रेनें चल रही हैं, जो भी ट्रांसपोर्ट चल रही है, वो CO2 की वैल्यू की अमाउंट हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ा नहीं रही। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में जो गर्मी फैल रही है उसकी एक बहुत बड़ी वजह खेतों में हल चलाना भी है? जी हाँ, हल चलाना, प्लॉइंग या टिलेज बहुत बड़ा इफेक्ट डालती है ग्लोबल वार्मिंग पर। आहिस्ता आहिस्ता हमारी ज़मीन के टेम्परेचर्स को बढ़ा रही है, और उसी वजह से आप देख सकते हैं कि ज़मीन पर किस तरीके से ज़लज़ले आ रहे हैं, सैलाब आ रहे हैं, मुख्तलिफ क्लाइमेट चेंजेस आ रही हैं। आपका सवाल होगा कि कैसे हल चलाना, खेतों में हल चलाना ज़मीन के टेम्परेचर को बढ़ा रहा है। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ एक ऐसी मशीन की तरफ जो कि ज़मीन में कार्बन को स्टोर करती है। ये मशीन आपने देखी होगी, इसका नाम है एक दरख्त, अ ट्री। और इसका काम यह है कि एटमॉस्फेयर में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है ये उसको जज़्ब करता है, उसको यूज़ करता है अपनी ग़िज़ा बनाने में, अपना फूड बनाने में, फोटोसिंथेसिस के ज़रिए न्यूट्रिएंट्स हासिल करता है, ग्लूकोज बनाता है, और उसके बाद वो सारा का सारा कार्बन अपने स्ट्रक्चर में, अपनी बॉडी में इस्तेमाल करता है। आप किसी भी पौधे का तना देख लें तो समझें कि वो कार्बन से बना हुआ है, और इसी तरीके से उसकी रूट्स जो ज़मीन में जा रही हैं वो भी कार्बन से बनी हुई हैं। जब पत्ते ख़िज़ा में ज़मीन पर गिरते हैं, फ्रूट गिरते हैं, सब्जियां गिरती हैं, तो वो भी कार्बन है, और आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पर ये गिरते हुए पत्ते डिकम्पोज होना शुरू हो जाते हैं। मैं आपको एक ऐसा दरख्त दिखा रहा हूँ जो कि सबसे ज़्यादा कार्बन स्टोर करता है। इसे ओक ट्री कहा जाता है। चेस्टनट ट्री भी एक ऐसा ट्री है जो कि सबसे ज़्यादा कार्बन इस्तेमाल करता है, अपने अंदर स्टोर करता है। लेकिन अगर आप ये सवाल पूछे कि वो कौन सा ऐसा दरख्त है जो बहुत देर तक कार्बन को स्टोर रखता है, तो वो दरख्त है मैंग्रोव, जो कि अमूमन साहली इलाकों पर लगाए जाते हैं, और मैं मुकम्मल वीडियो भी बना चुका हूँ। दरख्तों का, पौधों का एक इकोसिस्टम होता है। ये इकोसिस्टम ज़मीन के, सॉइल के, मट्टी के इकोसिस्टम से जुड़ा होता है।
मैं आपको यहाँ पर एक दरख्त की तस्वीर दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से पहले ये फोटोसिंथेसिस के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेता है और उसे अपनी बॉडी में कन्वर्ट करता है, और उसके बाद जब ये डिके करता है, इसकी रूट्स डिके करती हैं, इसके तने डिके करते हैं, इसके फ्लावर्स, इसके पत्ते डिके करते हैं, तो फिर वो सारी की सारी चीज़ें डिकम्पोज होती हैं। और वो डिकम्पोज कैसे होती हैं? छोटे छोटे माइक्रोब्स, छोटे छोटे माइक्रोब्स इन चीज़ों को कंज्यूम करते हैं अपनी एनर्जी हासिल करने के लिए। इनपुट्स हैं वो इन माइक्रोब्स के लिए, और उनकी आउटपुट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा देते हैं जो कि एटमॉस्फेयर में आहिस्ता आहिस्ता चली जाती है, और उसके साथ वो हमें ऑर्गेनिक कार्बन देते हैं। तो दो किस्म की चीज़ें हैं जो वो हमें देते हैं। ऑर्गेनिक कार्बन हम इस्तेमाल करते हैं, सॉइल के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड वो आहिस्ता आहिस्ता हवा में तहलील कर देते हैं। अगर आप अच्छी मिट्टी की तलाश में हैं, अच्छी सॉइल की तलाश में हैं, तो यकीन कीजिए वो ज़्यादा कार्बन रखती होगी। एक तखमीने के मुताबिक 2 से लेकर 10% सॉइल ऑर्गेनिक मैटर रखती है। ऑर्गेनिक मैटर का मतलब है कार्बन रखती है। ये ऑर्गेनिक मैटर अमूमन कार्बोनेट मिनरल्स की फॉर्म में होता है, लेकिन जो ज़िंदगी मिट्टी के अंदर होती है वो भी कार्बन की एक फॉर्म है। मैं भी कार्बन की एक फॉर्म हूँ, और एक अर्थवर्म भी कार्बन की फॉर्म है। तो सॉइल का एक पूरा इकोसिस्टम होता है जो कार्बन बेस्ड इकोसिस्टम है। आप यहाँ पर ये तस्वीर देख सकते हैं। तो ऑर्गेनिक मैटर, और फिर ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, बैक्टीरिया है, फंजाई है, आप यहाँ पर उनकी तस्वीर देख सकते हो। और फिर इन्हें कंज्यूम करते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स, प्रोटोजोआ है, नीमाटोड्स हैं। और फिर हमारे पास प्राइमरी के बाद सेकेंडरी, और सेकेंडरी के बाद हमारे पास हाई लेवल कंज्यूमर्स आते हैं, जिनमें आप बर्ड्स को भी देख सकते हैं, आप अर्थवॉर्म्स को भी देख सकते हैं। तो एक अच्छी जो सॉइल है उसमें ये सारी की सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक फूड वेब होता है। एक चीज़ भी अगर इनमें एक स्टेज भी गायब हो जाए तो वो सॉइल आहिस्ता आहिस्ता डिग्रेड होना शुरू हो जाती है। मसलन अगर आप किसी सॉइल में अर्थवॉर्म्स को ख़त्म कर दें तो आहिस्ता आहिस्ता वो सॉइल डिग्रेड होना शुरू हो जाएगी। और यही काम करता है टिलिंग, हल चलाना। जब हम हल चलाते हैं तो उसके और भी बहुत से नुकसान होते हैं, लेकिन एक नुकसान ये होता है कि वो बायोडाइवर्सिटी को ख़त्म कर देता है। वो बहुत से ऐसे जानदारों को ज़मीन से ख़त्म कर देता है जो कि ज़मीन को ज़रखेज़ बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि जब आप खेतों में हल चलाते रहते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी मिट्टी का रंग बदलना शुरू हो जाता है। काली मिट्टी आहिस्ता आहिस्ता हल्के ब्राउन कलर की होना शुरू हो जाती है, और उसकी वजह है कि उसमें कार्बन कंटेंट कम होता जा रहा है। तो आप देखें कि आपकी मिट्टी में आपको ऑर्गेनिक्स भी नहीं मिलेंगे, आपको रूट्स नहीं मिलेंगे, आपको झाड़ झंकार नहीं मिलेगी, आपको पत्ते नहीं मिलेंगे, किसी किस्म का कार्बन बेस्ड स्टफ नहीं मिलेगा। जबकि जो हल चलाई हुई मिट्टी है उसमें आपको सिर्फ मिट्टी की कंसंट्रेशन तो नज़र आएगी और किसी किस्म की कंसंट्रेशन नहीं नज़र आएगी। लेकिन कार्बन मिट्टी के साथ करती क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ कि कार्बन मिट्टी को एक स्ट्रक्चर देती है। मिट्टी का जो स्ट्रक्चर होता है वो कार्बन की वजह से, अगर कार्बन ज़्यादा है तो मिट्टी का स्ट्रक्चर अच्छा होगा। इसी तरीके से कार्बन पानी को स्टोर करने में बहुत मदद देती है। आप अभी देख चुके हैं कि जो मिट्टी के मैंने आपको सैंपल्स दिखाए उसमें पानी ज़्यादा उस मिट्टी में जज्ब होगा, बफर रहेगा, देर तक रहेगा, जिसमें आपको घास की शाखें नज़र आ रही हैं। न्यूट्रिएंट्स उसमें ज़्यादा होते हैं क्योंकि उसमें बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, बहुत से छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, बहुत से और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रोबियल लाइफ होती है। तो इसलिए उसमें बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है जिसमें कार्बन ज़्यादा होती है, जहाँ पर हल नहीं चलाया जाता। और उसके साथ साथ जब हम हल चलाते हैं तो उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, जो कि मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। तो अगर आपने मिट्टी को कम पानी देना है और ज़्यादा अरसे तक वो पानी उसमें रहे तो उसमें कार्बन कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए। मैं आपको यहाँ पर एक मिट्टी का सैंपल दिखा रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि इस मिट्टी के सैंपल को मैंने इसलिए दिखाया कि इसमें रूट के चैनल्स बने हुए हैं। जब एक पौधा लगता है तो वो अपने रूट्स के चैनल्स बनाता है, रूट्स उसकी बढ़ती हैं मिट्टी के अगेंस्ट, और उसको ज़ोर लगाना पड़ता है रूट्स को ताकि वो मिट्टी के अंदर अपने चैनल्स बनाए। उसके बाद जब आप उसको निकालते हैं और टिलिंग कर देते हैं, आप हल चला देते हैं, तो वो सारे चैनल्स तबाह हो जाते हैं।
लेकिन अगर आप टिलिंग नहीं करेंगे और दोबारा उसी जगह सीड को बोएंगे तो अब उस सीड के लिए बहुत आसान है, क्योंकि उसके लिए पहले ही अंदर रास्ते बने हुए हैं, चैनल्स बने हुए हैं। तो उस सीड के लिए बहुत आसान है कि वो आगे ग्रो करें और उसकी जो रूट्स हैं वो उन्हीं चैनल्स को फॉलो कर लें और जल्दी जल्दी बड़ी हो जाए। तो एक तो वो तेज़ी से बड़ी होंगी, दूसरा ये है कि उनको उतनी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होगी जो कि पिछले प्लांट को ज़रूरत थी। और फिर ऐसी जगहों पर बहुत से ऐसे हशरात होते हैं जिन्हें नाइट क्रॉलर्स भी कहा जाता है, जो कि बायोडाइवर्सिटी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। पानी के चैनल्स बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि रूट्स के जो चैनल्स बने होते हैं उसके साथ साथ पानी भी दूर तक जाता है और उन जगहों पर जाता है जहां पर उसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब हम हल चलाते हैं तो एक नुकसान ये होता है कि ज़मीन का स्ट्रक्चर तबाह हो जाता है, और जब ज़मीन का स्ट्रक्चर तबाह होता है तो एक्सपेरिमेंट्स हमें ये बताते हैं कि जो बैक्टीरिया कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा होता है वो ज़्यादा तेज़ी से काम करना शुरू कर देता है। इसका मतलब यह कि ज़मीन के अंदर जो कार्बन हमने स्टोर किया हुआ था अब वो बहुत तेज़ी से कार्बन डाइऑक्साइड बनकर एटमॉस्फेयर में जा रहा है। तो कार्बन बहुत तेज़ी से दोबारा एटमॉस्फेयर में जा रहा है और हमारी एटमॉस्फेयर को गर्म कर रहा है। आपका सवाल होगा कि कितना ज़्यादा गर्म कर रहा है। तो एक सर्वे के मुताबिक, एक रिसर्च के मुताबिक यूएस में जो ग्रीन हाउसेज गैसेज हैं उनका 10% टिलिंग से आता है। तो जो एग्रीकल्चर में हल चलाने में जो टिलिंग की जाती है, हल चलाया जाता है, उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड ज़मीन से निकलती है वो जितनी भी इंडस्ट्री ग्रीन हाउसेज गैसेज बनाती है यूएस में, अमेरिका में, उसमें 10% कंट्रीब्यूशन इस टिलिंग से जनरेट की हुई कार्बन डाइऑक्साइड का, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता हमारी ज़मीन के टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर देती है। तो इसका हल क्या है? इसके हल के लिए हम चलते हैं यूसी बर्कले, जहाँ पर एक साइंसदान जिनका नाम है वेंडी सिल्वर काम कर रही हैं, और वो काम कर रही है कैलिफोर्निया की ग्रासलैंड्स पर। उन्होंने ये देखा कि हम बहुत ज़्यादा खाना ज़ाया करते हैं। जो खाना हम ज़ाया करते हैं वो मुख्तलिफ़ जगहों पर ढेर की सूरत में लगा दिया जाता है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सेलन होती है, और उस वजह से ऑक्सीजन की कमी होने के साथ साथ वहाँ पर ऐसे माइक्रोब्स पैदा हो जाते हैं जो कि वहाँ पर पैदा हो सकते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होती। और वो माइक्रोब क्या करते हैं? वो माइक्रोब आहिस्ता आहिस्ता उस खाने को कंज्यूम करते हुए अमोनिया बनाना शुरू कर देते हैं, और अमोनिया हमें एक बदबू देती है जो कि हमें दूर से आनी शुरू हो जाती है जब भी हम ऐसी जगह के पास से गुजरते हैं जहाँ पर खाना और इस किस्म की चीज़ें, स्टफ़ जो है उसको हम स्टोर करते हैं या फेंक देते हैं। इस कंपनी ने ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाई। इन्होंने सोचा कि इस खाने का इस्तेमाल किया जाए, इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए, पत्तों का, घास का, खाने का, फ्रूट्स का, वो चीज़ें जो हम नहीं यूज़ करते वो ले ली जाएं और उन्हें ऑक्सीजन के साथ ट्रीट किया जाए। क्योंकि जब हम उसे ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करेंगे, जो कि इनकी अपनी टेक्नोलॉजी होगी, उसके साथ ये होगा कि वहाँ पर आपको माइक्रोब्स नहीं मिलेंगे, और जब माइक्रोब्स नहीं मिलेंगे तो वहाँ पे अमोनिया नहीं प्रोड्यूस होगी, क्योंकि अमोनिया एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से भी बहुत ज़्यादा सख्त है। इसलिए अमोनिया का प्रोड्यूस होना मतलब यही है कि हम ग्लोबल वार्मिंग में दोबारा इजाफा कर रहे हैं। और उसके लिए इन्होंने एक कंपोस्टिंग पेस्ट बनाई। कंपोस्टिंग पेस्ट बनाई यानी एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाई। इस गार्बेज को ट्रीट करके उन्होंने अमोनिया प्रोड्यूसिंग माइक्रोब्स को रोका, उनकी प्रोडक्शन को रोका, और एक फर्टिलाइज़र बना दी। इस फर्टिलाइज़र पर 10 साल से रिसर्च की जा रही है। इसे मुख्तलिफ जगह पर अप्लाई किया जा रहा है, ग्रासलैंड्स में अप्लाई किया जा रहा है। ये देखा जा रहा है कि इसकी वजह से कार्बन स्टोरेज कंटेंट कितना है, इसकी वजह से CO2 कितनी प्रोड्यूस हो रही है, इसकी वजह से लैंड कितनी अच्छी बन रही है, इसकी वजह से पौधे कितनी तेज़ से बढ़ रहे हैं। क्योंकि ये कंपोस्टिंग लिक्विड फॉर्म में आती है, एक डब्बे में बंद होती है, तो आपको इसे छिड़काव करना पड़ेगा, इसको स्प्रे करना पड़ेगा। ज़मीन के ऊपर एक लेयर बन जाएगी, और जब आप एक मरतबा इसको ज़मीन पर अप्लाई करेंगे, सिंगल लेयर का जो इफेक्ट है वो ये है कि 3 साल तक आपको दोबारा इसे इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ जो प्लांट की ग्रोथ है वो 78% बढ़ जाएगी। ये रिसर्च है मेरीन कार्बन प्रोजेक्ट की, जिसकी वेबसाइट में मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप जाकर इसको चेक करें कि क्या ये फैक्ट्स ठीक है। उसके साथ जो कार्बन कंटेंट है सॉइल का वो 37% बढ़ जाता है। तो एक तो कार्बन कंटेंट बढ़ा हो तो आपकी ज़मीन ज़रखेज़ हो रही है, और उसके साथ साथ आपके पौधे तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और फिर ग्लोबल वार्मिंग भी नहीं हो रही। तो हमें इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। लॉन्ग टर्म में मैं आप भी ये प्रेडिक्ट करने जा रहा हूँ कि ये चीज़ फर्टिलाइज़र को रिप्लेस करने जा रही है बहुत जल्दी। कंपोस्टिंग तो अभी भी हम देखते हैं कि बहुत
हमें नज़र आ रही है, लेकिन इस किस्म की कंपोस्टिंग जो कि रिसर्च के ज़रिए बनाई जाती है, जो कि एक ब्रांड है, ये ब्रांड बहुत जल्दी आपको मार्केट्स में नज़र आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसके ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स बहुत कम है और हम फ्यूचर में ऐसी ही टेक्नोलॉजीज़ को ज़्यादा देखेंगे जो कि ग्लोबल वार्मिंग को ख़त्म करेंगी, अर्थ फ्रेंडली होंगी, ग्रीन फ्रेंडली होंगी। और उनमें से एक टेक्नोलॉजी ये है। तो इस टेक्नोलॉजी में अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो मेरा ये ख्याल है कि आज से 5 या 10 सालों के बाद उसे इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने जा रहा है। यहाँ पर यह भी बता दूं कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम अपने मुल्क में भी कर सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन हम अपने मुल्क की ज़रूरी यूनिवर्सिटियों में ऐसी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसी कंपोस्टिंग बना सकते हैं, उन पर रिसर्च कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं, ताकि इंडस्ट्री तक उसको पहुंचाया जाए। और इस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो किसी ऐसे बंदे को भेजी जा सकती है जिसका ताल्लुक इससे है, तो उसको ज़रूर टैग कीजिए। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचा दीजिए।